नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अब तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस कब टूट रही है, कब तिनके की तरह बिखरने वाली है। मेरे समेत बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि लगभग वो स्थिति आ गई है, उस कगार पर कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है। बस जो 3 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, एक पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा केरल। इन 3 राज्यों के, और 3 में से भी केवल 2 राज्य, असम और केरल। क्योंकि बंगाल में क्या होना है ये सबको पता है। बंगाल में बिहार से भी बुरी स्थिति कांग्रेस की होने वाली है। पिछली बार भी हुई थी। पिछली बार कांग्रेस का खाता नहीं खुला था विधानसभा चुनाव में। उससे पहले वाली विधानसभा में 44 सीट हुआ करती थी, लेकिन 2021 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस का और वामपंथियों का खाता ही नहीं खुला। मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच में सिमट गया था। तो बंगाल में इस बार भी कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया है, नीचे जमीन पर भी ऐसा कुछ नहीं किया है कि कोई चमत्कारिक परिणाम उनके पक्ष में आ जाए या वो अपने पैरों पर खड़ी होती हुई दिखाई दे। तो हम बंगाल को माइनस कर देते हैं। केवल असम और केरल, क्योंकि दोनों राज्यों में ही कांग्रेस पार्टी 10 साल से सत्ता से बाहर है। तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी असम में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले सोनोवाल थे, फिर हिमंता बिस्वा शर्मा बनाए गए। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केरल में भी जरूर होगी, जिसमें अभी केरल में जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हैं, स्थानीय निकायों के चुनाव, उसमें दिखाई भी दिया है। जगह जगह कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वो आगे दिखाई दिया है, और वामपंथियों के नेतृत्व वाला जो मोर्चा है वो पीछे दिखाई दिया है। और 2 जगह भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, तिरुवनंतपुरम समेत। तो केरल में दिलचस्प होगा। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस की 10 साल के बाद भी वापसी हो पाएगी लगता नहीं। वहां भी हरियाणा की तरह का परिणाम आ सकता है, यानी तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। केरल में अगर टफ फाइट हो गई तो कांग्रेस के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। हो सकता है तीसरी बार वहां भी कांग्रेस वापसी ना कर पाए। अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये मल्लिकार्जुन खड़गे हों, प्रियंका वाड्रा हों, राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, ये सब चाह रहे हैं कि बस किसी तरीके से प्राण वायु मिल जाए, यानी किसी एक राज्य में कांग्रेस जीत जाए। अगर जीत गई तो राहुल गांधी के खिलाफ भीतर से बगावत नहीं होगी। वैसे अगर ना भी जीते केरल और असम भी, तो राहुल गांधी को हटाने वाला कौन है कांग्रेस में? जब तक उनकी माताजी चाहेंगी तब तक राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता बने रहेंगे। ये अलग बात है कि माताजी पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़ने से कतरा गई, क्योंकि रायबरेली में उनकी जीत का अंतर लगातार कम होता जा रहा था। तो वो राज्यसभा चली गई और रायबरेली सीट अपने पुत्र राहुल गांधी को दे गई कि आप यहां से लड़िए। वायनाड से और रायबरेली से वो लड़े, दोनों जगह से जीत भी गए। बाद में वायनाड प्रियंका वाड्रा के लिए खाली की गई
और वो वहां से लड़ी और वो भी जीत करके आ गई। लेकिन बाकी जगह कांग्रेस पार्टी तीसरे प्रयास में भी 100 सीटें लोकसभा में ला नहीं पाई और इसका ताना इनको सुनना पड़ता है। ऐसी बुरी स्थिति कांग्रेस की कभी नहीं रही। आजादी के बाद जितने चुनाव हुए हैं 1952 से लेकर के और 2024 तक, इतनी बुरी स्थिति में कांग्रेस कभी नहीं रही। ये बुरे प्रदर्शन का दौर 2014 से शुरू हुआ, 2019 में जारी रहा, 2024 में भी जारी रहा। लेकिन अपनी करारी हार, अपने नेतृत्व की विफलता छुपाने के लिए और कांग्रेस के भीतर से बगावत ना हो जाए, इससे बचने के लिए लगातार चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर, मैच फिक्सिंग पर, मोदी सरकार पर आरोप तराशी का काम चल रहा है इनकी तरफ से। 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में जो रैली की गई थी, जिसमें पूरी ताकत लगाई गई कि अच्छी खासी भीड़ जुटाई जाए। भीड़ के लिहाज से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, आसपास के राज्य और दूर दराज से भी लोगों को ले आया गया और जरा ठीक ठाक भीड़ दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन अगर हम रैली का आकलन करें कि रैली सफल रही या विफल रही, तो मैं कहूंगा पूरी तरह फ्लॉप थी। और ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि जो इंडी अलायंस बना था 2024 के लोकसभा चुनाव से करीब एक सवा साल पहले, मुझे आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस के अलावा इंडी अलायंस का क्या एक भी नेता इस रैली में आमंत्रित किया गया या कोई पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा। और इस बार लोकसभा और राज्यसभा में भी शीतकालीन सत्र में जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन होता है, मैनेजमेंट होता है, वो भी लगभग विफल दिखाई दिया है। क्योंकि जब कांग्रेस वोट चोरी, एसआईआर, ये सब पोस्टर, बैनर, प्ले कार्ड लेकर के शुरू के 3-4 दिन परिसर में प्रदर्शन कर रही थी, तो कई सहयोगी दल नदारद थे। ना टीएमसी इनके साथ खड़ी दिखाई दी, ना आम आदमी पार्टी दिखाई दी, समाजवादी पार्टी भी दिखाई नहीं दी, उद्धव ठाकरे के लोग भी दिखाई नहीं दिए। और एक दिन शायद सुप्रिया सुले बस चेहरा दिखाने के लिए पहुंची थी। और सुप्रिया सुले की अगर बात आई है, तो सुप्रिया सुले तो जो एसआईआर और चुनाव सुधार पर चर्चा हुई दोनों सदनों में, उसमें भी कांग्रेस की इस एसआईआर विरोधी मुहिम और वोट चोरी का जो ये राग अलाप रहे हैं इससे, और ईवीएम के ऊपर जो ये ठीकरा फोड़ते रहे हैं, उससे दूरी बनाती हुई दिखाई दी। मैं आपको सुनवा देता हूं सुप्रिया सुले ने क्या कहा। क्या हुआ, पहले पंचायत में इतनी बड़ी सरकार आई, मैं नहीं कह रही हूँ, इनका कहना है कि मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूँ, तो मैं वीवीपैट, ईसीएम किसी पे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा कहना है अगर वो मशीन में गलती है तो मेरे से शुरू करिए, क्योंकि मैं 4 बार चुन के उसी मशीन के कारण आई हूँ। सो आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द मशीन, आई एम मेकिंग अ वेरी लिमिटेड। यानी मैं मशीन के खिलाफ नहीं बोलूंगी, उसी मशीन से वोट पड़े हैं और 4 बार मैं एमपी बनकर के आई हूं बारामती से। और उन्होंने कहा कि उसी मशीन से वोट पड़े और पंचायतों के चुनाव हुए और अच्छा खासा बहुमत मिला हम लोगों को। तो सीधे सीधे, और लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने 31 सीटें जीत ली थी 48 में से। किस मुंह से आप ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़ेंगे या मैच फिक्सिंग का आरोप लगाएंगे? और अगर मैच फिक्सिंग कोई चल भी रहा है, तो फिर मोदी सरकार ये मैच फिक्सिंग तो पश्चिम बंगाल में भी करा सकती थी, हिमाचल में भी, कर्नाटक में भी, तेलंगाना में भी करा सकती थी, पंजाब में भी करा सकती थी, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में भी करा सकती थी। वहां कैसे दूसरे दलों की सरकारें बन गई?
अगर ईवीएम में खराबी है, अगर कोई मैच फिक्सिंग है, तो वहां कैसे सरकार दूसरे दलों की बन गई और कांग्रेस की बन गई 3 राज्यों में? और राहुल गांधी कैसे चुन करके आ गए करीब करीब 4 लाख मतों के अंतर से? और उनकी बहन जी वायनाड से कैसे चुन करके आ गई? अगर मैच फिक्सिंग ही होता तो ये कैसे चुन करके आ जाते? इसलिए धीरे धीरे करके इनके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी इनसे दूरी बनानी शुरू कर दी है। उमर अब्दुल्ला का सुन लीजिए। इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है। ठीक है, हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें? हम अपने इश्यूज चूज करेंगे, वो अपने चूज करें। अभी कुछ ही दिन पहले इनकी पार्टी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा के थे, उन्होंने खड़े होकर के कहा कि कांग्रेस और हम मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े और 2/3 बहुमत से हम लोग सत्ता में आए हैं, सरकार में आए हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वोट चोरी हो रही है या ईवीएम के जरिए कोई खेल किया जा रहा है? बाकी किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तकलीफ किसको है? राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा को, केसी वेणुगोपाल और इनके कुछ लग्गे भग्गों को। और क्यों है? क्योंकि इनके नेतृत्व की विफलता अब कार्यकर्ताओं की समझ में आने लगी है। अब कार्यकर्ता इस बात पर आपस में मंथन चिंतन करने लगे हैं कि राहुल गांधी संगठन पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए नेतृत्व किसी दूसरे को ना मिल जाए, इससे बचने के लिए ये सब वो कहते हैं कि जो गांव में कहते थे कि चिलत्तर कर रहे हैं। यानी एक बेवजह का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी पावर प्रेजेंटेशन देने लगते हैं, कभी पता नहीं कहाँ-कहाँ से आंकड़े जुटा करके ले आते हैं, कभी हरियाणा का कोई फेक मामला जो है वो लेकर के चले आते हैं। इन सब पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने क्रमवार जवाब दिया जितने मुद्दे इन्होंने उठाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और वैसे भी संसद में चर्चा के दौरान भी। इसके बावजूद उसके उसके बाद के देख लीजिए इनके बयान राहुल गांधी के। वो कह रहे हैं एसआईआर पर, चुनाव सुधार पर चर्चा के बाद और अच्छा खासा जवाब मिल जाने के बाद इन्होंने जितनी शंकाएं खड़ी करी थी उन सबको निर्मूल सिद्ध करने के बाद भी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। और अमित शाह तो घबराए हुए थे, उनके तो हाथ कांप रहे थे। जब ये बीच में हस्तक्षेप कर रहे थे अमित शाह को रोक करके कि जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसले उठाए थे पहले उसका जवाब दीजिए, तो आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा अमित शाह ने इनको किस तरह डांटा था और ये कहा था कि आपकी मुंसिफी यहां नहीं चलेगी। आप ये जजमेंट नहीं देंगे कि मुझे किस विषय पर पहले बोलना है और किस विषय पर मुझे बाद में बोलना है। मैं बोल रहा हूं तो क्रम मैं तय करूंगा। आपकी बातों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन पेशेंसली बैठ करके सुनिए। और नरेंद्र मोदी जिनको कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं, कैसे कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं? तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद 6 राज्यों के चुनाव हुए हैं, जिनमें से 3 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं और 1 में सहयोगी दल यानी नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बन गए हैं। और जो बाकी के 2 राज्य हैं, एक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला और दूसरे झारखंड में हेमंत सोरेन बने हैं। तो उनका तो कॉन्फिडेंस लूज हो गया। वो तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए, 4 राज्यों में उनके अपने मुख्यमंत्री भी बन गए और आपका कॉन्फिडेंस लूज होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जबकि आप हर चुनाव लूज कर रहे हैं। और जितना प्रोपेगेंडा इनका चल रहा था जैन जी को लेकर के,
वो फेल हो गया। सारे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, दिया सलाई जलाने की जरूरत है, वो फेल हो गया। बिहार के जैन जी ने इनको नकार दिया, वोट चोरी की मुहिम को नकार दिया। एसआईआर का विरोध कर रहे थे, वो टाइटाई फिश हो गई। आपको याद है ना क्या कर रहे थे ये बैठ करके वहां बिहार में, जो प्रेस से बात करते थे कि छोटे छोटे 6-6 साल के बच्चे आते हैं मेरे कान में आकर के कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। मतलब बचकानी हरकतें। कोई 56 साल का आदमी इस तरह की बचकानी हरकतें करे, और वहां वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं था, एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं था। तो कॉन्फिडेंस फिर भी मोदी लूज कर रहे हैं इनके हिसाब से। वो जीत रहे हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं मोदी, और ये नहीं कर रहे हैं। और खरगे ने क्या कहा कि हम तो जीवित हैं इतने चुनाव हार करके भी, अगर मोदी जी किसी एक राज्य का चुनाव भी हार जाएंगे तो फिर पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। क्यों भाई? भारतीय जनता पार्टी हिमाचल भी हारी है, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक भी हारी, तेलंगाना भी हारी, पश्चिम बंगाल भी हारी, पंजाब भी हारी है। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सारे चुनाव, खुद अमित शाह ने बताया कि 2014 से अब तक 45 हमारी जीत हुई हैं और 31 या 32 जीतें जो हैं वो विपक्षी दलों की हुई हैं। तो सवाल ये है कि जहां ये हार जाते हैं वहां तो वोट चोरी हो जाती है, और जहां ये जीत जाते हैं यानी विपक्षी दल और कांग्रेस, वहां सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये क्या तर्क और वितर्क और कुतर्क है? एक और घटना हुई है, प्रशांत किशोर को फिर बुलाया गया है, और प्रशांत किशोर जो है वो प्रियंका वाड्रा से मिले हैं जाकर के। अब 2-0 हैं ये एक तरीके से। प्रशांत किशोर का तो खाता ही नहीं खोला। वो कह रहे थे कि 130-35 सीटें भी अगर आई जन स्वराज की तो हम इसको अपनी हार मानेंगे, यानी आसमान में उड़ रहे थे वो भी। वो कह रहे थे कि 150 से ज्यादा सीटें मिलेंगी हमें, खाता भी नहीं खोला। 238 कैंडिडेट खड़े हुए थे, जिनमें से 236 की तो जमानत जब्त हो गई, और कांग्रेस के केवल 6 जीत पाए। पिछले चुनाव में इनके 219 जीत करके आए थे। तो कहने का आशय ये है कि 2-0 ही समझिए आप बिहार में। वो फिर से मिलने की, कोई कह रहा है कि उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि वो अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लेंगे, पर बिहार में कोई उनकी भूमिका तय हो, कोई बड़ा पद दिया जाए, यानी प्रदेश अध्यक्ष बना दे कांग्रेस उनको वहां पर। पता नहीं हकीकत क्या है, फसाना क्या है, ये तो तभी पता लगेगा जब प्रशांत किशोर मुंह खोलें या कांग्रेस पार्टी कुछ कहे। अमित शाह ने इनको ये बताया कि ये जो प्रोपेगेंडा आप लोग कर रहे हैं एसआईआर विरोध के नाम पर या वोट चोरी के नाम पर, इससे आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि चुनाव आप इसलिए हार रहे हैं कि आपने 370 हटाने का विरोध किया था, आपने विमुद्रीकरण का विरोध किया था, जीएसटी का विरोध किया था, सीएए का विरोध किया था, एसआईआर का विरोध किया आपने, 3 तलाक विरोधी कानून का भी विरोध किया, एयर स्ट्राइक का विरोध, उसमें प्रमाण मांग रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक में प्रमाण मांग रहे थे, राम मंदिर का विरोध किया, महाकुंभ में 65 करोड़ लोग आए आस्था की डुबकी लगाने के लिए, लेकिन कांग्रेस से कोई नहीं गया, कांग्रेस नेतृत्व से कोई नहीं गया। तो लोग सब देखते हैं, और जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो जिस तरीके से ये कर रहे हैं वो भी लोग अच्छे तरीके से नोट कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे क्यूआर कोड भी दिया हुआ है और लिंक भी दिए हुए हैं, वहां जाकर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।